हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने में दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर सीखने वाले। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर मर्जर एंड एमालगमेशन, विलीनीकरण और संयोजन हिसाबो। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ज्यादा का थियोरिकल टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आई होप आपने बीकॉम में ये चैप्टर जरूर पढ़ा ही होगा। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछा जाता है उसके रिलेटेड डायरेक्ट प्रैक्टिकल हम सॉल्व करने वाले। जो टॉपिक रहने वाला आज जो हम सीख रहे हो एमालगमेशन, संयोजन का टॉपिक, जिसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 हिसाबी दोनों 14 के अकॉर्डिंग जो हमें टॉपिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, मर्जर एंड परचेज, विलीनीकरण और खरीदी स्वरूप के हिसाब से जो एमालगमेशन होता है संयोजन, उसके रिगार्डिंग जो सम्स पूछा था आज हम उसका सॉल्यूशन करने वाले। उस सम्स को मैंने डायरेक्ट पहले सॉल्यूशन राइट डाउन किया हुआ, क्योंकि सम्स बहुत ही लॉन्ग होता है तो पहले से राइट डाउन किया। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। जो हम आज के अंदर एक मेथड सीखेंगे वो होगा हमारा खरीदी वाला, खरीदी स्वरूप, परचेज के अकॉर्डिंग किससे से सॉल्यूशन होता है, इसका किससे से कैलकुलेशन करेंगे हम, और कैसे उसका बैलेंस शीट पाकू से बनाएंगे वो हम सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड मेथड मर्जर विलीनीकरण सीखेंगे। और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आप डीप में सीखना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अलग से मैं बना दूंगा वीडियो जिसमें आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बट आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत तीनों के बारे में थोड़ा बहुत शॉर्टकट टर्म समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल समझ सीख लेंगे। एमालगमेशन संयोजन मतलब क्या होता है? देखिए, दो कंपनी पहले से ऑलरेडी होती है, दोनों ओल्ड कंपनी होगी, दोनों आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, ठीक है, दोनों आपस में मिल जाती है और आपस में मिलकर एक नवी कंपनी के अकॉर्डिंग वो अपना काम स्टार्ट करती है। फिर से एबी, इन दोनों का क्या हो जाता है, विसर्जन, लिक्विडेशन हो जाता है और एक नवी कंपनी बन जाती है एबी लिमिटेड, वो हो जाता है एमालगमेशन संयोजन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन समावेश में क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी में समावेश हो जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि एक कंपनी छोटी होती है और दूसरी कंपनी बड़ी होती है, तो एक कंपनी को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है, जिससे वो कंपनी फिनिश हो जाती है। लेकिन जो बड़ी कंपनी थी वो अपने ही नाम से कंपनी को स्टार्ट कंटिन्यू करती है, वो होता है एब्जॉर्प्शन समावेश। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बाह्य पुनर्रचना में क्या होता है कि ऑलरेडी कंपनी अपने नाम से चल रही होती है, लेकिन उसमें बड़े इश्यू होने की वजह से, कुछ भी होगा, बैड इमेज होगी या कुछ ना कुछ इश्यू होने की वजह से अब वो उस नाम से कंटिन्यू नहीं कर सकती है, तो जस्ट वो अपना नाम चेंज कर लेती है। वही कंपनी अपना नाम, नया वाला नाम रख कर वो अपना बिजनेस को आगे कंटिन्यू करती है। तो कुछ इस तरह से रहता है यहाँ पर एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल। आई होप आपको समझ में आएगा। डीप में चाहते हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अब डायरेक्ट आते हैं प्रैक्टिकल सम्स की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम चला रहा हूं। इसके बाद आप कौन कौन से सम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यहाँ पर राइट डाउन किया। सबसे पहले इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल नंबर 17 आपको सॉल्व करना है। 2019 में पूछा वो सम्स आप सॉल्व कर लोगे। 2021 के अंदर जनवरी में पूछा वो सम्स भी आप करोगे, और नवंबर के अंदर। बहुत ही बेसिक। अगर इनमें से कोई सम्स आपको नहीं आता है प्रैक्टिस करने पर तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम अगले वाले वीडियो में उसे सीख लेंगे। अब डायरेक्ट आते हैं सम्स की ओर। आज हम जो सम सीख रहे 2016 में पूछा वो सम सीख रहे, और वही सम 2017 में 2007 में भी पूछा गया इसी अमाउंट के साथ, ठीक है। जो सम सीख रहे हम लोग जो सॉल्व करेंगे आज 2016 का सम सॉल्व करने वाला, और यही वाला सम्स आपको 2007 में भी मिल जाएगा इसी अमाउंट के साथ। और जितने मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है इसी एडजस्टमेंट के साथ है और बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर हमें सम्स के अंदर दोनों मेथड आपको सीखनी है। एक तो हमारा मर्जर, ठीक है, मर्जर के अकॉर्डिंग विलीनीकरण, और एक परचेज, खरीदी के रूप में। आज हम खरीदी का सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मर्जर विलीनीकरण का सॉल्व करेंगे, जिससे आप दोनों को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अब सम्स स्टार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेशन लिखा पहले से, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा इसके लिए। तो सम्स की स्टार्ट आपको कैसे करनी, पहले आपको रीड कर लेना है कि यहाँ पर एमालगमेशन हो रहा है, संयोजन हो रहा है, कि एब्जॉर्प्शन समावेश हो रहा है, ठीक है। कंपनी का नाम लिखा गया है समीर लिमिटेड एंड रिम्सा लिमिटेड, और दोनों एमालगमेट संयोजन कर लेती है 2016 को और एक न्यू कंपनी बनाती है, और न्यू कंपनी का नाम दिया आयन लिमिटेड। तो यहाँ पर उनका बैलेंस शीट पाकू से दिया गया है, और यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे मेन यही है, वधारानी माहिती, जहाँ पर 1 2 3 के अंदर चेंजेस करने के लिए बोला गया है। और इसके बाद हमें दोनों मेथड के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट पाकू से बनाना, जिसमें से अब आज हम सीखने वाले परचेस, खरीदी स्वरूप के अंदर। तो सबसे पहले आपको कॉमन जो एडजस्टमेंट दिए गए, हवाला जो दिए गए, पहले इसका सॉल्यूशन आपको करना रहेगा। चाहे कोई भी मेथड आप सॉल्व कीजिए, पहले इनकी हमको नवी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, और न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद
आपको जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो, जो मेथड का आप सॉल्यूशन कर रहे हो, उसका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना रहेगा, जो आपको सीखने को मिलेगा खरीदी परचेस में कैसा रहता है और नेक्स्ट वीडियो में मर्जर में कैसा रहता है। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना रहेगा पाकू सर्वे। तो स्टार्ट करते, तो सबसे पहले आप सबकी न्यू वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए और मोस्ट ऑफ यही एडजस्टमेंट हो, तो इससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो जाएंगे। एक हमारा प्रेफरेंस शेयर पर होगा, तो दूसरा इक्विटी पे होगा, तो तीसरा डिबेंचर। बस इन तीनों में आपको चेंजेस करने रहेंगे, बाकी कोई सम्स में कोई पूछा जाता नहीं है इस टाइप के मेथड के सम्स के अंदर। तो स्टार्ट करते, पहला लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में। तो पहले दोनों का नाम लिख लीजिए, समीर और रिमसा, दोनों का साथ साथ में हम सॉल्यूशन करेंगे, दोनों की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर मूडी, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस टाइप का एडजस्टमेंट होता है मोस्ट ऑफ द टू कंपनी, दोनों कंपनी के लिए बोला गया। उसने इश्यू किए अब 12% के, कितने परसेंट में, अब 12% के, पहले 10% के थे ना, अब 12% के अंदर हो जाएंगे आयल लिमिटेड, लेकिन प्राइस चेंजेस हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, प्राइस दिया गया 120 और उसकी फेस वैल्यू कितनी 100, दार्शनिक कीमत कितनी 100 है और अब उसकी न्यू वैल्यू कितनी 120, मतलब इसमें प्रीमियम इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब आप चाहो तो 100 और 20 अलग अलग करके भी लिख सकते हो, लेकिन आप साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। क्या कर सकते हो, 100 का मल्टीप्लिकेशन अलग और 20 का अलग ऐसा कर सकते हो, लेकिन साथ में 120 लिखोगे तो भी चलेगा। पहले आप नंबर ऑफ शेयर पता कर लीजिए। तो प्रेफरेंस शेयर के नंबर ऑफ शेयर कितने निकल रहे हैं, यहाँ 5 लाख है और यहाँ 100 का प्राइस है, तो इसके 5000 नंबर ऑफ शेयर निकलेंगे और इसके नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 100 का डिवाइड कर लीजिए 3 लाख में, तो यहाँ पर 3000, तो इसके नंबर ऑफ शेयर होंगे 5000 और इसके नंबर ऑफ शेयर होंगे 3000, राइट है। अब क्या करना है, उसकी न्यू वैल्यू जो दी गई है 120, राइट ना, जो आयल लिमिटेड, ठीक है। तो 120 का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो प्रेफरेंस शेयर के बेटा न्यू वाली इसका निकल के आएगा 5000 इंटू में 120, 6 लाख बन जाएगा और यहाँ पर 3000 इंटू में 120, अब इसका वैल्यूशन 3,60,000 बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 120 का डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और अलग अलग 100 और 20, ये फेस वैल्यू का कैपिटल और हमारा प्रीमियम, वैसे दोनों मिलाकर ही हमारा टोटल कैपिटल बनता है। नेक्स्ट हमारा है इक्विटी के ऊपर, नॉर्मल सा दिया गया, बहुत ही बेसिक है, कुछ ऐसा ही दिया गया है। आयल लिमिटेड के तब में बस प्राइस को चेंजेस किया गया, बाकी नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंजेस किया गया नहीं है। नंबर ऑफ शेयर के चेंजेस वाला भी आता है कि एक के सामने उसने 3 ऑफर किए, ऐसा कुछ आएगा, वो सम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट बस प्राइसिंग में चेंज किया, 12 रुपीज है, जिसके अंदर फेस वैल्यू दार्शनिक कीमत 10 रुपीज है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है, पहले नंबर ऑफ शेयर पता कर लीजिए, 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो 1 लाख आएगा शेयर और इसके शेयर 8 लाख के अंदर 10 से डिवाइड करोगे तो 80,000, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर 1 लाख और यहाँ पर 80,000। डायरेक्ट 12 से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो यहाँ पर 12 लाख का इसका कैपिटल मूडी बन जाएगा और इसका 12 रुपीज से मल्टीप्लिकेशन करने पर 9,60,000 इसका मूडी बन जाएगा। ये इक्विटी शेयर मूडी हमारा हो गया। दोनों का समझ में आया कि नहीं आया आपको। अब आते हैं डिबेंचर की ओर। तो डिबेंचर में कुछ ऐसा ही सेम टू सेम हमेशा होता है। क्या होगा, जो 12% के डिबेंचर थे अब उसको कन्वर्ट करना है 15% में, परसेंट चेंज कर लेना है, बट कंडीशन क्या रखी गई है कि मेंटेन होना चाहिए द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज अभी भी वही होना चाहिए। जो पुराना ब्याज हम 12% के अकॉर्डिंग दे रहे थे ना, अब 15% के हिसाब से भी हमको ब्याज उतना ही दे, वो वाला डिबेंचर की अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से समझिएगा। अब नया परसेंट ध्यान रखिए 15% है, ठीक है। तो पहले पुराना ब्याज इंटरेस्ट तो निकालें, पता तो करें कि पहले हम ब्याज कितना देते थे। तो 12% के अकॉर्डिंग इसका 1 लाख है और इसका 12% के अकॉर्डिंग इसका 50,000 है। तो ओल्ड वाला पहले क्या निकाला, इंटरेस्ट ब्याज निकालना है, ठीक है। तो या 1 लाख का 12% करेंगे तो यहाँ पर 12,000 इसका इंटरेस्ट आ रहा है पुराना वाला और इसका 50,000 का 12% करेंगे तो इसका 6,000 पुराना इंटरेस्ट आ रहा है। अब उस इंटरेस्ट को ये जो 12% पे था अब वो नया वाले परसेंट पे समझ लो, कितने परसेंट पे, 15%, मतलब 15% पे भी उतना ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 15% के सामने उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 15% के सामने समझो उसको इंटरेस्ट 12,000 मिल रहा हो, 15% के सामने उसको 6,000 इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है फेस वैल्यू 100 होता है, तो 100 के साथ आप कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15% पे 12,000 इंटरेस्ट होगा तो 100 पे उसकी वैल्यू कितनी, तो 100 का मल्टीप्लिकेशन और 15 का डिवाइड, 100 का मल्टीप्लिकेशन और 15 का डिवाइड। समझ में आया कि नहीं आपको। पहले पुराना ब्याज निकाल लेना जो 12% के बेस पर था, अब उसी को 15% नए वाले परसेंट के सामने कंपेयर करना है आपको कि 15 पे 12,000 है और न्यू वैल्यू निकालनी, तो वैल्यू फेस वैल्यू कितनी होती है डिबेंचर की 100, तो 100 पे कितना, तो ऑटोमेटिक उसकी न्यू वैल्यू यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे 40,000 निकल जाएगी। समझ में आया कि नहीं है। बस ये 3 ही कैलकुलेशन बोला गया है। जो चौथा बोला गया है ना, जो इन्वेस्टमेंट अलाउनेस रिजर्व के बारे में बोला गया है, जो रोकाण अनामत के बारे में बोला गया, जो मेंटेन करेंगे 2 साल और 2 साल और उसी तरह आपको कंटिन्यू करना है, जो आपको मेथड में यूज होगी, डायरेक्ट में आपको समझाने वाला। तो तीनों की वैल्यू आई होप आपको समझ में आई होगी। क्वेरी लगती है तो कमेंट करना किस तरह से तीनों की न्यू वैल्यू फाइंड आउट की है, और हर एक सम्स में कुछ ऐसा ही है।
अब आते हैं हम लोग जो मेथड अप्लाई करने वाले, जो मेथड हम सीख रहे हैं वो है परचेज की, खरीदी स्वरूप। तो इसमें आपको बेसिक पता होगा, बीकॉम से आप पढ़ते आ रहे हो, परचेज खरीदी के टाइम आपको हमेशा या तो गुडविल मिलेगा या तो कैपिटल रिजर्व, पागड़ी या मूड़ी नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना रहता है। और ये फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मैंने एक का ही फॉर्मूला लिखा है कि मोस्ट ऑफ हर एक सम्स में यही फाइंड आउट होता है, कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत ही मिलता है, तभी तो वो आपस में एमलगमेशन हो रही है, संयोजन हो रही है। अगर अच्छा ही कमा रही होती, अच्छा ही प्रॉफिट चल रहा होता, गुडविल ज्यादा अच्छी होती, तो आपस में वो लोग एमलगमेशन मर्ज होते ही नहीं। इसलिए मोस्ट ऑफ हमको कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत मिलता है, इसलिए उसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। बाकी हम लोग ऑपोजिट होगा आंसर तो गुडविल में समझ जाएंगे। तो नेट एसेट्स माइनस पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, चौखी मिलकत माइनस खरीद कीमत, ठीक है। अगर माइनस में आंसर आएगा तो हमारा गुडविल पागड़ी बन जाएगा, हम समझ लेंगे। तो ये फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसके लिए पीसी की अमाउंट हमको चाहिए और हमको नेट एसेट्स चौखी मिलकत की अमाउंट चाहिए, जो दोनों हमारे पास आ जाएगी। कैसे? तो पीसी की तो हमारे पास खरीद कीमत की ऑलरेडी आ चुकी है। कैसे? तो पीसी में क्या आता है खरीद कीमत में, उसके जो शेयर होते हैं ना वो शेयर खरीदे जाते हैं। जो भी शेयर अगर एक रहेगा तो एक, दो रहेगा तो दोनों, तो अगर दोनों शेयर को आप प्लस करोगे 6 लाख और 12 लाख तो 80 लाख, तो हमारा ये बन जाएगा खरीद कीमत, परचेज प्राइस बन जाएगा इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। याद रखिए डिबेंचर्स में प्लस नहीं करना है, परचेज प्राइस के अंदर वही आता है शेयर, नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर भी नंबर सब इसके देख लो, 3,60,000 और 9,60,000। तो इसकी परचेज प्राइस खरीद कीमत कितनी हो जाएगी? 13,20,000 खरीद कीमत। आई होप समझ में आया। दोनों नंबर ऑफ, दोनों की शेयर की वैल्यूएशन आपको प्लस करनी है, डिवेंचर नहीं करना है। तो एक तो हो चुका है। अब दूसरा जो हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा नेट एसेट्स चौखी मिलकत, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी रहेगी, जो हम बेसिक पहले से करते हैं। तो नेट एसेट्स चौखी मिलकत निकालने के लिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मिलकत माइनस देवा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलकत और देवा दोनों दे के रखा हुआ है, कहीं पे चेंजेस करने के लिए बोला गया तो उसको हम न्यू वैल्यू में कन्वर्ट कर ही देंगे। जैसे कि आप फिक्स एसेट्स कायमी मिलकर, लेकिन बोला 20% मोर है, मार्केट वैल्यू बाजार कीमत क्या 20% ज्यादा है। तो यहाँ पर 20 लाख का 20% बढ़ाओगे तो 4 लाख इंक्रीज हो जाएगा, 20% निकालोगे तो 4 लाख आएगा। तो 20 लाख प्लस 4 लाख कितना हो जाएगा? न्यू वैल्यूएशन 24 लाख। इसका 10 लाख का 20% कितना होगा? 2 लाख। 10 लाख प्लस 2 लाख कितना हो जाएगा? 12 लाख। न्यू वैल्यू आएगा फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत का। बाकी किसी में कोई चेंजेस बोला नहीं है, तो सेम टू सेम आपको वही इन्वेस्टमेंट रोकड़ का सेम और करंट एसेट्स मतलब चालू मिलकत दोनों का सेम इट इज आपको लिख लेना है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? टोटल मान लेना इसका 28 लाख, इसका 17,50,000, ये हमारा मिलकत एसेट्स नहीं। अब इसमें से हमें क्या करना है? माइनस करना है लायबिलिटी, जवाबदारी, जिसमें से आपको पता है क्या आएगा? इक्विटी से तो आएगा नहीं, रिजर्व अनामतें नहीं आएगा, डायरेक्ट चालू हो जाएगा डिवेंचर से। डिवेंचर दिया गया और करंट लायबिलिटी दिया गया, इसकी जगह क्रेडिटर लिखा हो सकता है, चालू देवा। तो डिवेंचर में आपको याद रखना है न्यू वैल्यू लिखनी है, ओल्ड वैल्यू आपको नहीं लिखनी है। जिस तरह से फिक्स एसेट्स कायमी मिलकत में न्यू वैल्यू निकालने को बोला तो न्यू वैल्यू लिखा था, तो इसमें भी आपको न्यू वैल्यू लिखना है, जो हमने यहाँ डिवेंचर की निकाल के रखी हुई है। वो यहाँ पर 80,000, यहाँ पर 40,000, ये भूलना नहीं हो, 80,000 और 40,000। और बाकी करंट लायबिलिटी चालू देवा में जो था वही का वही 3 लाख और 1 लाख। तो इसका हो गया हमारा 3,80,000 और इसका 1,40,000। डायरेक्ट माइनस कर दो तो भी चलेगा। ये हमारा कुल मिलकत, जो मिलकत एसेट्स था उसमें से लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेट एसेट चौखी मिलकत निकल के आएगा 24,20,000, 16,10,000। वही समझ आएगा नहीं आपको? मिलकत माइनस देवा, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, चौखी मिलकर आ गया। आप दोनों को प्लस करके टोटल माना देते हैं, क्योंकि टोटल करना है हमको एक ही साथ दोनों का कंबाइंड करके निकालना है। तो दोनों की मिलकत का टोटल कर दिया, ठीक है। नेट एसेट्स चौखी मिलकत का टोटल आ चुका है। इसी तरह पीसी खरीद कीमत का भी हम दोनों का टोटल करके लिख लेंगे, 18 लाख प्लस 13,20,000। तो उसका प्लस करके जो आएगा वो यहाँ पे लिख दिया 31,20,000। समझ में आया कि नहीं आपको? देखिए आंसर प्लस में आया, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत ही हमें मिला है। माइनस में आता तो ऑटोमेटिक से हम गुडविल पागड़ी में समझ लेते हैं। तो 9,10,000 हमारा निकल के आया कैपिटल रिजर्व, ठीक है, मूडी अनामत। अब इसको हम किस तरह से बैलेंस शीट में लिखेंगे वो ध्यान से आपको समझना है। आई होप आपको परचेज का, खरीदी का कैलकुलेशन समझ में आया होगा, जो बहुत ही बेसिक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना और सम चलाएंगे, जिससे और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसका बैलेंस शीट पाकू शेड्यूल में क्या चेंजेस होगा, किस तरह से इसको बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये हमारा नई कंपनी जो है आयन, उसका बनने जा रहा है, जो हम वर्टिकल करके लिख रहे हैं, उभू पाकू शेड्यूल, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही आएगा। ये मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए इस तरह से दिया गया, लेकिन मैंने आपके लिए वैसे लिख कर रखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले इक्विटी की बात करते हैं। आपको पुराना वाला नहीं लिखना है, न्यू वाला लिखना है। इक्विटी शेयर मूडी, जस्ट मैंने नाम लिखा है, टाइटल वाइटल नहीं लिखा, आपके पेपर में होगा, आप इजीली लिख लोगे। और मैं टाइम सेव करने के लिए लिखा इक्विटी शेयर मूडी। आपको न्यू वाला लिखना है, जो हमने फाइंड आउट किया ना, 6 लाख प्लस 3,60,000, दोनों का प्लस करके लिखना है। उसमें देखो प्रीमियम भी आ चुका है, ठीक है, वरना प्रीमियम अलग से लिखना पड़ता। 6 लाख प्लस 3,60,000, तो यहाँ पर हो गया, सॉरी एक बार वापस,
ये मैंने प्रेफरेंस का देख लिया, इक्विटी का यहाँ पर है 12 लाख और 9 लाख 60, 12 लाख और 9 लाख 60 तो हमने प्लस कर लिया, 12 लाख प्लस 9 लाख 60 तो 21 लाख 60,000, ये इक्विटी का हो गया। और आपको यहाँ बैलेंस शीट पुराने वाले में से देख के लिखना है एंट्री। अगली है प्रेफरेंस शेयर की, ओल्ड वाली आपको नहीं लिखना है, न्यू वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, आपको न्यू वाली लिखना है प्रेफरेंस शेयर की 6 लाख प्लस 3 लाख 60, जिसमें प्रीमियम भी आ गया ऑटोमेटिक, वरना दोनों के प्रीमियम को ऐड करके अलग लिखना पड़ता। 9 लाख 60 इसकी अमाउंट आपको फिलअप करना आ चुका है। ठीक है, अब समझिएगा जितनी भी अनामत होगी रिजर्व, यहाँ पर दो ही दिए, एक जनरल रिजर्व सामान्य अनामत और एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, रोकाण अनामत। ठीक है, तो याद रखना परचेस के अंदर खरीदी में कोई भी अनामत ली जाती नहीं है, कोई भी अनामत खरीदी जाती नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में जो अगर कुछ बोला गया है जो लीगल कानूनी होती है वो हमको लेनी पड़ती है, आगे मेंटेन करनी पड़ती है। तो यहाँ बताया गया है कौन सी वाली, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो हमारी लीगल में आती है, तो इस इन्वेस्टमेंट को आगे और कैरी फॉरवर्ड करना है, 2 साल तक और रखना है, इसलिए जनरल रिजर्व नहीं लिखना है पर इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको लिखना है। देखिए प्रॉफिट लॉस भी रिजर्व में आता है, तो तीनों में से ओनली कौन सा लिखना है, इन्वेस्टमेंट वाला, रिजर्व वाला। ठीक है, रोकाण अनामत 80,000 और 20,000 टोटल मिला के आया गया हमारा 1 लाख। याद रखिए क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला गया था और लीगल होता है, कानूनी होता है, हमको रखना ही पड़ता है। और ये वाली एंट्री जो लायबिलिटी में था, यही एंट्री आपको एसेट्स में, मिलकत के अंदर भी आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। देखिए 1 लाख का अमाउंट मैंने लिखा हुआ है, नाम लिखना है एमालगमेशन संयोजन एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट हवाला खातू, नाम क्या लिखना है, एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट संयोजन हवाला खातू, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला गया था, हवाला में बोला गया था, इसलिए हमने उसको रखा है। ये वाली एंट्री आपको याद रखना, लायबिलिटी में जो रिजर्व आएगा वही हमारा यहाँ पर मिलकत एसेट साइड्स भी आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये भूलना नहीं वरना आपको टोटल में नहीं मिलेगा। अगली एंट्री आप देखते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर डिबेंचर। ठीक है, ये रिजर्व थे, कोई भी खरीदा नहीं जाता, जो लिखा गया एडजस्टमेंट वही हमने लिखा है। डिबेंचर दोनों की न्यू वैल्यू लिखना है, ये ओल्ड वाली वैल्यू आपको नहीं लिखना है। 80 प्लस 40 1 लाख 20, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जो सेम इट इज हमारा लिखना है, करंट लायबिलिटी चालू देवा 3 लाख और 1 लाख टोटल मिला के आ गया 4 लाख, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको। और यहाँ पर कैपिटल रिजर्व को ऐड कर दिया, मूडी नंबर जो हमारा आंसर आया था आपको पता ही, परचेस करना जो हमने फाइंड आउट किया था सबसे मेन। ठीक है, अगर पागड़ी आता, पागड़ी गुड़ुल आता तो हमारा एसेट्स मिलकत में आ जाता, वो एक कैपिटल रिजर्व है इसलिए हमारा देवा में आ गया। क्लियर हुआ। अब आते एसेट्स की ओर, तीनों की एंट्री हमको लिखनी है, लेकिन अगर 20 और 10 लाख नहीं लिखना, दोनों का नया वाला वैल्यू है यहाँ पर 24, यहाँ पर 12 लाख, 24 और 12 लाख, 24 प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 36 लाख। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर 2 और 1 3 लाख हुआ कि नहीं हुआ, और यहाँ पर 2 लाख और 4 लाख 650 हुआ कि नहीं हुआ, और ये 1 लाख कहाँ से आपको समझ आ चुका। देखिए सारी एंट्री बैलेंस की जितनी थी वो हमने लिख ली, बस रिजर्व पे आपको ध्यान रखना था, और जिसमें न्यू वैल्यू थी वो सब हमने न्यू वैल्यू लिखी, और कुछ नहीं था हमारा बैलेंस शीट के अंदर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कहाँ से क्या किया। फिर टोटल मान लेना आपको 46 लाख 50,000 निकल के आएगा, 46 लाख 50,000 दोनों साइड का करेक्ट होगा। ठीक है, और बस एक बार शॉर्टकट में रिमाइंड करा दो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। सबसे पहले आपको तीनों की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करने जो हमको बोला गया है, तीनों की न्यू वैल्यू एडजस्टमेंट का कोई निकाल दिया। फिर आपको इसके लिए खरीदी परचेस के लिए आपको सबसे पहले आपको नेट एसेट्स निकालना है। ठीक है, नेट एसेट्स चौखी मिलकत जो आप जानते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, मिलकत माइनस देवा, जो नॉर्मल आपको करना आ गया होगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए कैपिटल रिजर्व करके। ठीक है, क्योंकि वही प्लस में आया तो वो बन जाएगा, माइनस में आया तो पागड़ी गुडविल बन जाएगा। पीसी कहाँ से लाना है, खरीद कीमत कहाँ से लाना है, तो आप जानते हैं दोनों रिजर्व, दोनों शेयर कैपिटल, दोनों मूड़ी शेयर मूड़ी को आपको प्लस कर देना है, तो ऑटोमेटिक हमारा वो पीसी परचेस कंसिडरेशन खरीद कीमत बन जाएगा, और दोनों में से माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर आपको बैलेंस शीट में जाकर लिख लेना रहेगा। बस एक अनामत का सामान है, जो अनामत हमको बोला गया था वही हमारा एडजस्टमेंट हवाला खाते के अंदर एसेट साइड भी आपको लिख लेना है, और बाकी सबकी जो न्यू वाली थी वो हमने लिखी है। आइए आपको क्लियर होगा, थोड़ा बहुत मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है, फिर भी कोई लगती तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा कुछ समझ चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, और इस 4 सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा। इन 4 में से अगर कोई आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। 2007 का भी जो सम्स दिया क्वेश्चन नंबर 6 बुक के अंदर, वो भी आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।